to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। एक किरदार है जिसे आने वाले कुछ दिन का समय चाहिए। एक दूसरा किरदार है जिसे अपना बीता हुआ समय वापस चाहिए। एक के लिए समय की शक्ल है मोहलत, दूसरे के लिए समय की शक्ल है रेत। रेत जो फिसल गई। समय की अलग अलग तस्वीरों से रूबरू कराते हुए इन दोनों किरदारों पर आज बात करेंगे, जहां पहला किरदार है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा किरदार है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एक्स प्रोफेसर। साथ में बात करेंगे देश के सबसे बड़े सूबे की, वहां के कुछ नए माननीयों की। नमस्कार स्वीकार कीजिए, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। मोहलत क्यों चाहिए, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या मोहलत मांगने के पीछे की वजह महज प्रक्रियागत देरी है या कोई खेल होने को है? बात शुरू करते हैं। आप जानते ही हैं कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कुछ समय की मोहलत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह जानकारी 6 मार्च तक देने के लिए कहा था, लेकिन एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा है। अब इस पर विपक्षी दलों का ये कहना है कि 30 जून तक तो चुनाव हो चुके होंगे, नतीजा भी आ चुका होगा, कोई भी जानकारी चुनाव तक सार्वजनिक ना हो, इसलिए जानबूझकर ये मोहलत बैंक की ओर से मांगी जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और आरोप लगाया कि मोदी सरकार चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अपने संदिग्ध लेन देन को छिपाने के लिए देश के सबसे बड़े बैंक को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्री ने भाजपा का खजाना भरने के लिए हर संस्थान का दुरुपयोग किया है, चाहे वो आरबीआई हो, चुनाव आयोग हो या संसद हो या विपक्ष। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मोहलत मांगे जाने के बाद कुछ ऐसे ही आरोप राहुल गांधी ने भी लगाए थे। उन्होंने लिखा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जानना देशवासियों का हक है, तो एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले ये जानकारी सार्वजनिक ना हो पाए? एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। ये तो कांग्रेस के आरोप हो गए, लेकिन क्या ये जानकारी जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या ये जानकारी एक क्लिक पर मिल सकती है? एसबीआई इस देरी की वजह क्या बता रहा है, ये भी जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने एसबीआई ने जो एप्लीकेशन फाइल की है, उसकी खास बातों को जानिए, इसका जवाब मिल जाएगा। पहली बात, जो समय सीमा दी गई है उसमें डेटा को डिकोड कर पाने में कुछ व्यावहारिक दिक्कतें बताई गई हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान छिपाने के लिए अतीत में कड़े उपायों का पालन किया गया था। अब ये सारी जानकारी पब्लिक करनी है, इसके लिए डोनर और उन्होंने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, इन जानकारियों को वापस एक जगह पर जमा करना है और उनका मिलान करना है। ये एक जटिल प्रक्रिया है। दूसरी बात, एसबीआई ये कहता है कि हमारी एक एसओपी है और ये एसओपी साफ साफ कहती है कि बॉन्ड खरीदने वालों की केवाईसी को कोर बैंकिंग सिस्टम में ना डाला जाए, यानी आसान शब्दों में कहें तो उसे बैंक के सेंट्रलाइज सिस्टम में ना डाला जाए। ऐसे में जो बॉन्ड बेचे गए उनका कोई सेंट्रल डेटा एक जगह पर नहीं है, जैसे खरीदार का नाम, बॉन्ड खरीदने की तारीख, जारी करने की शाखा, बॉन्ड की कीमत और बॉन्ड की संख्या। ये डेटा किसी सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम में नहीं है। तीसरी बात, बॉन्ड जारी करने के डेटा और बॉन्ड को किस पार्टी ने भुनाया, इन दोनों से संबंधित डेटा को 2 अलग अलग जगहों पर रखा जाता था। सभी खरीदारों की जानकारी को एक सीलबंद कवर में रखा जाता था। ये कवर वहां रहता था जिस ब्रांच से बॉन्ड खरीदा गया है। इसके बाद इस सीलबंद कवर को एसबीआई की मेन ब्रांच में मुंबई भेज दिया जाता था। एसबीआई की कही इस बात के मायने ये निकल रहे हैं कि इस पूरे डेटा को फिजिकली स्टोर किया गया था, डिजिटली नहीं। अगर ऐसा है तो डिजिटल एरा में ये चौंकाने वाली और तमाम सारे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने वाली बात है कि क्या डिजिटल इंडिया के दौर में ऐसी जानकारी को जो राजनीतिक रूप से विस्फोटक हो सकती है, उसे हार्ड कॉपी में सेव किया जा रहा था? इस पूरे मसले को समझने के लिए हमने बात की इंडिया टुडे में कानूनी मसलों को कवर करने वाली जर्नलिस्ट कनु शारदा से, और हमने उनसे ये पूछा कि कितनी संभावना, कितने आसार इस बात के हैं कि एसबीआई के पास इतने बड़े स्तर पर जारी हुए बॉन्ड्स का कोई डिजिटल डेटा नहीं है। देखिए, इस केस में इलेक्टोरल बॉन्ड्स जब इंट्रोड्यूस किए गए थे तब भी एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई थी, मतलब पूरे डेटा को बहुत ही प्राइवेट तरीके से रखा गया था। एसबीआई की एप्लीकेशन में जो उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने लगाई है, जिसमें उसने कहा है कि हमें 30 जून तक का समय दिया जाए डेटा को वेरीफाई करने के लिए, उसका जो मेन ग्राउंड है वो यही है
जो डेटा है वो अलग अलग जगह रखा हुआ है, मतलब कोई सेंट्रलाइज डेटा नहीं है उनके पास। उसकी वजह ये बताई है उन्होंने कि जो, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो सिर्फ एसबीआई के थ्रू ही खरीदे और बेचे जा सकते थे, तो उस केस में एसबीआई ही एक नोडल बैंक है। तो एसबीआई की जितनी भी 29 ब्रांचेस हैं जो ऑल ओवर इंडिया में, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खरीद फरोख्त करती थी, उसके बाद ये जो डेटा था, इनका एक डेटा तो उन बैंक्स में रहता है और उसका एक डुप्लीकेट डेटा जो है, जिसपे केवाईसी करके उसको उनके नाम विदहेल्ड करके वो एसबीआई की मेन ब्रांच जो बॉम्बे में स्थित है उसमें दे दिया जाता था। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से इस पूरे उसका रखा गया था। इसलिए एसबीआई ये कह रहा है कि ये एक्सरसाइज पूरी करने में, क्योंकि हमने उनको एक शैडो नंबर दे करके उनकी आइडेंटिटी प्रूफ ना लीक नहीं हो, इससे बचाने के लिए, इसलिए हम लोगों ने उसको एक ऐसा ऑप्शन दिया था। इसीलिए जो एसबीआई ये कह रहा है कि हमारे पास डिजिटल रिकॉर्ड्स नहीं है और इसको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देने के लिए हमें 3 महीने का और समय चाहिए, इसलिए जून 30 की तारीख एसबीआई ने मांगी है। चलिए एक बार को एसबीआई की बात को मान भी लें कि कोई डिजिटल डेटा उपलब्ध नहीं है, तो क्या कोई ऐसा नंबर भी जारी नहीं होता जिससे बॉन्ड की जानकारियां आसानी से ट्रेस की जा सकें? 2018 में द क्विंट नाम की वेबसाइट ने एक पड़ताल की थी। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने 2 इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सैंपल लेकर के ये पाया कि इन पर एक नंबर होता है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है और इस नंबर के सहारे कोई भी व्यक्ति उस बॉन्ड से संबंधित सारी जानकारी निकाल सकता है। इसके बाद पीआईबी ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि बॉन्ड्स के नाम पर धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए इन पर एक नंबर तो दर्ज होता है, लेकिन ये नंबर नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते। एसबीआई भी इन नंबर्स का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता, ये बस इसलिए दर्ज होते हैं ताकि कोई फेक बॉन्ड जारी ना कर सके। एसबीआई ने अपनी जो विस्तृत एप्लीकेशन है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने लिया, उसमें उसने क्लियरली डिटेल के साथ बताया है कि हमने एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी को बचाने के लिए हमने उस डेटा को 2 चीजों में अलग अलग मेंशन करते थे। मतलब अगर इलेक्टोरल बॉन्ड 1, 2, 3, 4 के नाम से जारी हुआ तो जो केवाईसी डिटेल होगा उसमें उसका नंबर चेंज कर दिया जाएगा। इसी डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई आया है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन है। उन्होंने ये बताया है कि हम इस इंफॉर्मेशन को एक जगह नहीं रखते, 2 जगह डिवाइड करके रखते थे। उन 2 जगह के इंफॉर्मेशन को हमको कंबाइन करना है, ऐसा भी उस एप्लीकेशन में लिखा गया है कि लगभग 22,000 कुछ बॉन्ड्स जो है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, वो 2019 से लेके 15 फरवरी 2024 को जब ये जजमेंट आया तब तक खरीद फरोख्त हो चुकी थी इनकी। तो इस पूरे डेटा को कोलेट करने के लिए उनको ही समय चाहिए। तो जहां तक उस रिपोर्ट की बात है कि नंबर चेंज हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं सच दिखती तो है, पर मैं इस पे बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकती। पर हाँ, जहां तक एसबीआई की जो एप्लीकेशन है जो सुप्रीम कोर्ट में आई है, उसमें ये इस बात का थोड़ा जिक्र तो है कि हमको वो डेटा वेरीफाई करने के लिए समय चाहिए, हमें उस डेटा को बताना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि कल जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो जो एसबीआई को इलेक्शन कमीशन को देना था, उसकी डेडलाइन खत्म हो रही है और 13 मार्च तक जो है इलेक्शन कमीशन को उसको अपनी वेबसाइट पे डालना है। और अगर इसी स्थिति में अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आई, अभी भी डेटा नहीं मिला, तो वो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, कोर्ट के आदेश का की अवहेलना हो जाएगी। इससे बचने के लिए एसबीआई सुप्रीम कोर्ट आया है और एसबीआई यही मांग कर रहा है कि उसका टाइम एक्सटेंड किया जाए। पर यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये भी होगी समझने की, सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते का समय दिया था उनको कि डेटा दिया जाए, और अब एसबीआई बिल्कुल एंड मौके पे 2 दिन पहले जब खत्म होने वाला है तब वो आया है यहाँ पे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज रहेगी कि क्या इलेक्शंस हो जाए उसके बाद ही ये सब होगा कि नहीं होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सोर्सेस के हिसाब से शायद कल एसबीआई के एप्लीकेशन पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। लोकेश बत्रा आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की पारदर्शिता के लिए उन्होंने लगातार काम किया है। एसबीआई ने मोहलत मांगते हुए जो याचिका लगाई है उस पर लोकेश ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि 2017-18 में एसबीआई ने बॉन्ड की बिक्री और रिडम्पशन को मैनेज करने के लिए, ट्रैक करने के लिए एक तकनीक बनाई थी। अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक बेचे गए बॉन्ड्स की कुल संख्या भी केवल 22,217 है,
ऐसे में एसबीआई के लिए 22,217 बॉन्ड्स की जानकारी देना मुश्किल नहीं होना चाहिए। चलते चलते बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को पॉलिटिकल फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया था, कहा था कि बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है और ये स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने एसबीआई से कहा था कि 6 मार्च तक चुनाव आयोग को बॉन्ड्स की सारी जानकारी उपलब्ध कराएं और फिर चुनाव आयोग से कहा था कि वो अपनी वेबसाइट पर 13 मार्च तक ये जानकारी पब्लिश करें। यही जानकारी देने के लिए अब एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा है। इसी बिंदु पर हमारी बड़ी खबर समाप्त होती है और अब हम रुख करते हैं सुर्खियों का। उत्तर प्रदेश में 5 मार्च को कैबिनेट का विस्तार किया गया। 4 नए नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इन नामों के बारे में जान लेते हैं। पहला नाम सपा और भाजपा के बीच आवाजाही के लिए मशहूर ओम प्रकाश राजभर। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा के प्रमुख हैं। गाजीपुर की जहूराबाद सीट से विधायक हैं। 2017 में भी यहीं से जीते थे। योगी सरकार में मंत्री बने। 2019 में उन्हें गठबंधन विरोधी गतिविधियों के चलते मंत्री पद से हटा दिया गया। 2021 में सुभासपा ने भाजपा का साथ छोड़ दिया, सपा का साथ पकड़ा। 2022 का चुनाव सपा के साथ मिलकर के लड़ा, लेकिन इसके बाद फिर से राजभर भाजपा के पास वापस आ गए। जब से वापस आए तब से मंत्री पद की आस में थे, अब मंत्री पद उन्हें मिल गया है। राजभर का कहना है कि शपथ ग्रहण के लिए कपड़ा 6 महीने से सिलवा करके रखे हुए थे। दूसरा नाम अनिल कुमार, आरएलडी के नेता हैं। मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट से विधायक हैं। 2022 में उन्होंने बीजेपी के ही प्रमोद उटवाल को करीब 6000 वोटों से हराया था। 2017 में इसी सीट से बसपा के टिकट पर लड़े थे और नंबर 3 पर रहे थे। इससे पहले 2012 में बसपा की टिकट पर इसी सीट से जीते भी थे। 2007 में मुजफ्फरनगर की चरथावल सीट से जीते थे। हाल ही में आरएलडी ने सपा का साथ छोड़कर एनडीए गठबंधन ज्वाइन किया है। इसी के बाद से ये कयास थे कि यूपी में कुछ आरएलडी नेताओं को मंत्री पद मिल सकता है और अब वही हुआ है। तीसरा नाम है दारा सिंह चौहान का। पिछले उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर सपा में चले गए थे। सपा ने घोसी से टिकट दिया और दारा सिंह जीते। फिर कुछ समय में ही विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में वापस लौटे। फिर से घोसी सीट से भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ा, लेकिन इस बार सपा के ही सुधाकर सिंह से हार गए। अब भाजपा ने विधान परिषद से उनको सदस्यता दी। चौथा नाम है भाजपा नेता सुनील शर्मा का। उन्होंने 2017 और 2022 में गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। यानी 2 भाजपा नेताओं को मंत्री पद मिला। एक पद सुभासपा के खाते में गया और एक पद आरएलडी के खाते में गया। ये भी बता दें कि एक दिन पहले ही यानी 4 मार्च को आरएलडी ने उत्तर प्रदेश में अपनी 2 लोकसभा उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया था। बिजनौर से चंदन चौहान और बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान। भाजपा से गठबंधन के बाद आरएलडी को ये 2 सीटें मिली हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जिन सहयोगियों को साथ लिया, अब उन्हें उनके हिस्से के मंत्री पद दिए जा रहे हैं ताकि रिश्ता पक्का हो जाए। इस मंत्रिमंडल विस्तार को इसी तरह देखा जा रहा है। अगली खबर इस आलिशान सोसाइटी के वीडियो से शुरू करते हैं। इसका नाम है प्रेस्टीज फैल्कन सोसाइटी। ये सोसाइटी आईटी हब का गुणवाचक विशेषण पा चुके बेंगलुरु में स्थित है। प्रेस्टीज फैल्कन सिटी में करीब 3000 लोग रहते हैं। यहाँ के रहवासियों के लिए अपार्टमेंट प्रबंधन ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यहाँ के निवासियों से अपील की गई है कि वो पानी का इस्तेमाल कार धोने जैसे कामों में ना करें। ये तो एक सोसाइटी की बात हुई। बेंगलुरु की एक और हाउसिंग सोसाइटी ने यह ऐलान किया है कि उनके निवासी अगर पानी बर्बाद करते हुए पाए गए तो उन पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पानी के बेजा इस्तेमाल को रोकने के लिए सोसाइटी में एक विशेष सुरक्षाकर्मी भी तैनात किया जाएगा। खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि बेंगलुरु के कई लोग एक दिन के अंतराल पर नहाने के लिए मजबूर हैं। बचपन में पढ़ाया गया जल ही जीवन है का पाठ भले ही हम भूल गए हों, लेकिन सुबह नित्य कर्मों की शुरुआत से लेकर रात में गला तर करके सोने तक पानी हमारी सबसे मूलभूत ज़रूरतों में से एक है। अब ये विडंबना देखिए कि 4 मार्च को बेंगलुरु में ग्लोबल बिजनेस फोरम के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने 2032 तक राज्य की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन होने का लक्ष्य निर्धारित किया। 1 ट्रिलियन का मतलब है कि 8,29,000 करोड़ रुपए। एक तरफ कर्नाटक की अर्थव्यवस्था लाख करोड़ होने के दावे हो रहे हैं, दूसरी तरफ राजधानी बेंगलुरु पानी जैसी बेसिक ज़रूरतों के लिए तरस रही है। हजारों आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स वाले शहर की आबादी 1 करोड़ के ऊपर है। हर साल की तरह इस बार भी वहां पानी की किल्लत देखने को मिल रही है और इसकी वजह खोजने के क्रम में हमें फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट दिखी। इसके मुताबिक कावेरी नदी बेसिन में जलाशयों में पानी की कमी और बेंगलुरु में तेजी से होते शहरीकरण ने यहाँ जल संकट बढ़ा दिया है। एक्सपर्ट बेंगलुरु के जल संकट को किस नजरिए से देख रहे हैं, सुनिए। बेंगलुरु में जिसे अप्रैल शावर्स करके बोला जाता था,
प्री मॉनसून शावर्स यहाँ पर एक ट्रेंड रहे थे, खास करके कुछ या एक दशक पहले तक, जबकि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत होती थी। गार्डन सिटी का नाम है बेंगलुरु का, और जब यहाँ पर ग्रीनरी इतनी है तो प्री मॉनसून शावर्स जो थे अप्रैल शावर्स के नाम से हमेशा होते थे। लेकिन पिछले 1-2 दशक में जिस तरह से बेंगलुरु ने एक्सपैंड किया है, जिस तरह से ग्रोथ हुआ है, उसका फॉरेस्ट कवर जो है वह 38% से घट के अभी 20% से भी कम है। तो जिसके चलते हुए हमें दिक्कत ये आती है कि प्री मॉनसून शावर्स जो कि एटलीस्ट सॉइल में एक नमी लाते थे और ग्राउंड वाटर कुछ हद तक रिचार्ज करते थे, वो एक चैलेंज बन के आ गया है। लेकिन सबसे बड़े जो कल्प्रिट्स अगर मैं कहूंगा जिन्हें, वो है यहाँ के बिल्डर्स, और वो है यहाँ का जो एक लॉबी जो कि लेक्स को पूरी तरह से खा गया है। एक समय था कुछ दशक पहले तक जब बेंगलोर में इट वाज कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स, क्योंकि 108 वाटर बॉडीज होती थी पूरे शहर में। और धीरे धीरे हमने देखा है कि बिल्डर माफिया हो गया, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, या पीडब्ल्यूडी खुद जो है, इन्होंने इस लेक्स को धीरे धीरे से खत्म करके यहाँ पर रेजिडेंशियल कॉलोनीज बना दी हैं, प्लॉट्स बना दिए, अपार्टमेंट्स बना दिए हैं, जिसके चलते हुए कि आज हम ये देख रहे हैं कि 108 में से सिर्फ 36 वाटर बॉडीज रह गई हैं कर्नाटक में, बेंगलुरु में, शहर में। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो इन तालाबों से होता था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। एक्सेसिव कॉन्क्रीटाइजेशन, बड़े बड़े टावर्स, जिस तरह की कॉलोनीज बन रही है, हम देख रहे हैं कि जो ग्राउंड वाटर को रिफिल करने की भी कोशिश की जाती है वो नहीं हुआ। हालांकि एक दशक पहले सरकार ने अधिनियम बनाए थे, रूल्स बनाए थे, जिसमें कहा गया था कि अगर 50 स्क्वायर मीटर से बड़ा कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो इंडिविजुअल हाउस हो, ऑफिसेज हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो, होटल्स हो, सबको ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो सबसे बड़ा कल्प्रिट यह है कि किसी ने भी वो 10-20 हजार या 50 हजार रुपया रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म्स पे नहीं लगाया है। एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि हम आज देख रहे हैं कि इतना बड़ा क्राइसिस हमारे सामने है। 4 मार्च को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बयान से भी जाहिर हो गया था कि बेंगलुरु में पानी की किल्लत कितनी भयावह समस्या है। उन्होंने कहा था कि बेंगलुरु में लगभग 14,700 बोरवेल हैं, जिसमें 6,997 सूख गए हैं। हम एक वॉर रूम भी बना रहे हैं, सभी अधिकारी ये प्रयास करके समाधान निकालेंगे। हम पानी के टैंकरों के लिए भी एक सामान्य कीमत तय करेंगे। साथ ही जल आपूर्ति के लिए 556 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। डीके शिव कुमार ने अपने बयान में पानी के टैंकरों की सामान्य कीमतें तय करने की बात भी कही है, क्योंकि पानी की कमी के बीच टैंकर माफियाओं की मनमानी भी जोरों पर है। पानी का टैंकर सप्लाई करने वाले लोग दोगुनी कीमतें वसूल रहे हैं। लोगों को इस बात की चिंता भी सताती है कि बुकिंग करके पैसे देने के बाद भी टैंकर वाले समय पर नहीं आते। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेंगलुरु में वाटर सप्लाई की जिम्मेदारी BWSSB यानी बेंगलोर वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड की है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने 5 मार्च के दिन टैंकर मालिकों को चेतावनी दी है कि उन्होंने 7 मार्च के पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो राज्य सरकार उनके टैंकर जब्त कर लेगी। अगली खबर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर GN साईबाबा को माओवादियों से कथित संबंध के मामले में बरी कर दिया है। हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने 5 मार्च को यह फैसला सुनाया। प्रोफेसर साईबाबा 90% से अधिक विकलांग हैं और व्हील चेयर पर रहते हैं। GN साईबाबा को 5 साल की उम्र में पोलियो हो गया था, तभी से वो व्हील चेयर पर हैं। फिलहाल वो नागपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं। माओवादियों से संपर्क रखने के आरोप में साईबाबा करीब 9 साल से जेल में हैं। GN साईबाबा सहित 5 अन्य को महाराष्ट्र पुलिस ने 2014 में गिरफ्तार किया था और महाराष्ट्र की निचली अदालत ने उन्हें 2017 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मई 2014 में पुलिस ने उन्हें उनके घर से गिरफ्तार किया था और प्रतिबंधित माओवादी पार्टी से संपर्क होने का आरोप लगाया था। पुलिस ने कहा था कि साईबाबा ने 2012 में प्रतिबंधित संगठन रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट की एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। साईबाबा अपने खिलाफ लगे आरोपों को झूठा बताते रहे हैं। 2017 में गढ़चिरौली जिला अदालत ने उन्हें और अन्य आरोपियों को UAPA और IPC के तहत दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में सभी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान एक कैदी की मौत भी हो गई थी। 14 अक्टूबर 2022 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने साईबाबा को आरोपों से बरी करते हुए आदेश दिया कि उन्हें तुरंत जेल से रिहा कर दिया जाए। हाईकोर्ट के आदेश को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और 24 घंटे में ही सुप्रीम कोर्ट ने GN साईबाबा की रिहाई पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट से कहा था कि मामला गंभीर है, इसलिए फिर से विस्तार से जांच कीजिए।
अब इसी जांच का नतीजा आया है और जीएन साईं बाबा को आरोपों से बरी किया गया है। महाराष्ट्र सरकार के सामने अब यह विकल्प है कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। जीएन साईं बाबा दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ाते थे, फिर एक आरोप लगा, जेल हो गई। 9 साल वो जेल में जमानत के लिए याचिकाएं लगाते रहे, लेकिन वो याचिका खारिज हुई। एक बार बरी करने का आदेश आया तो 24 घंटे में स्टे लग गया। मुमकिन है कि 1-2 दिन में वो जेल से बाहर भी आ जाएं, लेकिन ऐसा तभी होगा जब सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख ना करे। तो आज के ललन टॉप शो में बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, शुभ रात्रि।